अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली पाकिस्तान जॉब्स चैनल। सबसे पहले तो अपने तमाम जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको वेलकम, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। ठीक है, तो आजकल एक टॉपिक जो है वो काफ़ी यानी कि गर्दिश में है, जो कि कतर एयरवेज़ असेसमेंट डे के हवाले से है। आप सबको पता होगा या जिनको नहीं पता, अभी रिसेंटली कतर एयरवेज़ ने जो है वो एक पोस्ट अनाउंस की थी कैबिन क्रू कस्टमर सर्विस की, जिसके स्टार्टिंग में जो है वो पहले तो एक एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होता है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको जो है वो एक वीडियो इंटरव्यू जो है वो आपको रिकॉर्ड करवाना होता है, और फिर उसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए फिर ओपन डे या असेसमेंट डे जो है वो रखा जाता है, और लास्ट में जो है जो असेसमेंट डे को क्लियर कर लेते हैं उनका जो नेक्स्ट स्टेज है वो है फाइनल इंटरव्यू। तो अभी जो है वो कतर एयरवेज़ ने जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी कैंडिडेट्स की जो है वो स्क्रीनिंग कर ली है, जिसको उन्होंने और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात में मुख्तलिफ़ औकात में जो है वो असेसमेंट डे के लिए इनवाइट किया। तो अभी कुछ लोग जो हैं जिनका जो है वो 1-2 दिनों में जो है वो असेसमेंट डे है, कुछ का 1 हफ़्ते बाद है, तो ये आने वाले वक्त में जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में मैंने कहा काफ़ी दोस्त जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा उनके ज़हन में कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे कि असेसमेंट डे में बेसिकली किया क्या जाता है और क्या असेसमेंट जो है वो पास करनी होती हैं, जिसके बाद जो है वो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो फाइनल इंटरव्यू के लिए जो है वो मदऊ किया जाता है, और जो अनसक्सेसफुल होते हैं उनको मीनवाइल जो असेसमेंट अगर कोई फेल कर जाता है तो उसको वो लोग जो है यानी कि असेसमेंट से जाने के लिए कह देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ड्रेस कोड जो फॉलो किया जाता है मेल के लिए फॉर्मल बिजनेस अटायर है। जिन लोगों को फॉर्मल बिजनेस अटायर का नहीं पता, वो फॉर्मल बिजनेस अटायर बेसिकली जो एक आप पेंट कोट का जो है ड्रेस जो आप यूज़ करते हैं विद टाई एंड ऑल दैट, वो है। उसके अलावा जो है मेल के लिए क्लीन शेव है, और फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स के लिए बिजनेस अटायर जो है वो स्कर्ट है विद शर्ट, लेकिन स्कर्ट जो है वो इतनी लंबी होनी चाहिए कि जो उनकी नीज़ हैं वो नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो ड्रेस कोड है। और अगर बात करें अपीयरेंस की तो डेफिनेटली कैबिन क्रू की सीट जो एक ऐसी सीट है जिसमें हर बंदा जो है वो, आप लोगों ने देखा होगा जब आप एयरपोर्ट पर कभी जाते हैं तो आपको एक उनकी जो उनका जो सेटअप है या वो ड्रेसिंग करते हैं उनको देख के एक मज़ा आता है कि मतलब ये ड्रेस उनको कितना सूट कर रहा है और मतलब कितने ये लोग यानी कि बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए उन्होंने जो कंपटीशन है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि मेल्स के लिए जो है फॉर्मल बिजनेस अटायर, क्लीन शेव, बाल अच्छे तरीके से बने हों, शूज़ जो हैं वो पॉलिश्ड हों, ठीक है, हाथ वगैरह नाखून वगैरह कटे हों, टैटूज़ जो हैं वो अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके ऊपर भी इसी तरीके से कि वो बाल जो हैं वो अच्छे तरीके से बंधे हों और प्रॉपर तरीके से यानी कि ड्रेसिंग की होनी चाहिए। उसके बाद अगर असेसमेंट की बात करें कि किस किस्म के असेसमेंट जो हैं वो आएंगी, तो असेसमेंट जो है बेसिकली कई तरह की हो सकती हैं। हर एयरलाइन जो है वो अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग असेसमेंट जो है वो यानी कि क्रिएट करती है। तो कतर एयरवेज़ के लिए जो मोस्ट कॉमन असेसमेंट्स हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करता चलता हूँ। उसमें सबसे पहले जो है वो जब आपको जो भी टाइम दिया गया है, एक तो ये कि आपने उस टाइम से जो है पहले वहाँ पर पहुँच के अपना जो
इम्प्रेशन है वो उन रिक्रूटर्स को दिखाना है कि हम लोग टाइम से हैं। दूसरा ये कि जब आप उस बिल्डिंग में एंटर हों, उनके ऑफिस में एंटर हों जहाँ पे उन्होंने ये सारा सेशन रखा हुआ है, वहाँ पर वो एक कैंडिडेट के एंटर होने से उसके फ्लोर छोड़ने तक जो है वो उस बंदे को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप रिक्रूटर्स के ऑफिस में या बिल्डिंग में एंटर हों तो आप अपने आप को अपना पोस्चर, अपने अपीयरेंस जो है उसको अच्छा रखें, ताकि उनको वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं बेसिकली कि बंदा जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरीके से यानी कि परफॉर्म कर रहा है। तो जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद उनका जो भी टाइम है हॉल में इकट्ठे होने के बाद, कैंडिडेट सबसे पहले तो ये कि डेफिनेटली ये एक ऐसी सीट है कि जिसके लिए हर कैंडिडेट जो है वो उसकी ख्वाहिश होती है कि हम लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें और हम लोग सिलेक्ट हों। तो आपको बहुत ज़्यादा लोग देखने के लिए मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और जो है वो अपना बेस्ट दें। तो इसमें सबसे पहले जो असेसमेंट का जो पार्ट है वो ये है कि जब सारे कैंडिडेट्स इकट्ठे हो जाएंगे, टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो रिक्रूटर्स जो हैं जो कि कतर एयरवेज की तरफ से उन्होंने अपॉइंट किए होंगे उस लोकेशन के ऊपर जहाँ पे आप लोगों का असेसमेंट है, वहाँ पे सबसे पहले वो कतर एयरवेज के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो कि डेफिनेटली इंग्लिश में जो है वो सबसे पहले तो ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि ये डेफिनेटली एक इंग्लिश जो है वो सारा सेशन जो है वो इंग्लिश में होगा। तो ये इंट्रोडक्शन आप लोगों को कतर एयरवेज के मुतालिक जो है वो सारा बताएंगे कि कैसे ये एयरवेज बनी, उसके सीईओ कौन है और कैसे जो है ये कितने इसके फ्लीट्स हैं, कितनी डेस्टिनेशंस को कवर करता है और एंड ऑल दैट, जो भी इसकी हिस्ट्री है, जो भी इसकी बायोग्राफी है, वो सारा कुछ शेयर करते हैं। उसके बाद वो रैंडमली पूछ सकते हैं कि कौन कैंडिडेट से कि कौन बंदा जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी वो क्वेश्चन कर लेते हैं एयरवेज के मुतालिक, तो जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे वो उनकी नज़र में आ जाएंगे और जो नहीं करेंगे वो भी उनकी नज़र में आ जाएंगे। पार्टिसिपेट करने का मकसद ये नहीं कि आप अननेसेसरी तौर पर भी पार्टिसिपेट करें कि एक सवाल का जवाब आपको नहीं पता और आप फिर भी जो है उसके ऊपर जो है वो अपनी सजेशन दें और पता चले कि वो सजेशन जो है बिल्कुल गलत हो गई है, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमेशा पार्टिसिपेट तब करें जब पहले तो आप एक्टिव लिसनिंग करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए सारा, फिर उसके बाद जब वो क्वेश्चंस करें तो फिर आप उसका जवाब अगर जानते हैं तो आप उसकी पार्टिसिपेट करके उनको बताएं। तो ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर कोई बंदा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद असेसमेंट के ये इंट्रोडक्शन के बाद जो पहली असेसमेंट आप लोग फेस करेंगे वो होगी इंग्लिश टेस्ट, जो कि समहाउ जिनको इंग्लिश के ऊपर कमांड है उनके लिए इजी होगी, जिसमें आप लोग 3 तरह की चीज़ें आप लोगों को एक एग्जामिनेशन या एक एग्ज़ाम आप लोगों से लिया जाएगा, जो कि शायद 40 मिनट से 1 घंटे तक हो सकता है, जिसमें इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन के मुतालिक जो है पूछा जाएगा, फिर फिलअप्स आप लोगों को दिए जाएंगे, फिर प्रेपोजिशंस होंगी। तो कॉम्प्रीहेंशन जिन लोगों को नहीं पता, कॉम्प्रीहेंशन जो है बेसिकली एक जो है वो ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो कि आप लोगों को एक फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है जो कि एक टॉपिक को कवर कर रहा होता है, आप उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं, तो आपने ऊपर जो पढ़ा होता है उस पैराग्राफ में आपने उसके अकॉर्डिंग उसके सूटेबल आंसर्स आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं और आंसर में लिखना है। उसके बाद फिलअप्स की बात करें तो फिलअप्स जो हैं बेसिकली आप लोगों का जो है वो भी कुछ ऐसा ही, यानी कि एक टॉपिक आप लोगों को दे दिया जाएगा और उसी के ऊपर आप लोग उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वगैरह फिल करोगे, और लास्ट में जो आप लोगों को चीज़ वो लोग प्रोवाइड करेंगे वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन बेसिकली किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो एक टर्म या टर्मिनोलॉजी जिसको हम कह लें कि जो एक यूज़ की जाती है उसको हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलूं कि पुट डैश ऑन द टेबल, तो उसमें आपको एमसीक्यूज दे दिए जाएंगे कि जो भी उसके सूटेबल जो हैं वो आंसर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने उसको चूज़ करना होगा। तो ये इंग्लिश टेस्ट देने के बाद जो है वो आप लोगों से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको वो लोग फर्दर अगले टेस्ट के लिए इनवाइट करेंगे, और जो लोग उस टेस्ट में फेल हो जाएंगे उनको वो लोग
बिल्डिंग छोड़ने के लिए कह देंगे कि आप लोग घर जा सकते हैं। तो इसमें जो है आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि जो लोग अनसक्सेसफुल होंगे उनको वो लोग रीज़न नहीं बताएंगे, सिंपल जाने के लिए कह देंगे। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में कैंडिडेट्स होते हैं, तो कंपटीशन को कम करने के लिए, एलिमिनेशन जो लोग कामयाब नहीं हो वो करने के लिए वो लोग सिंपल जो है वो कैंडिडेट्स को साथ साथ जाने, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको वो लोग फर्दर जो उनकी असेसमेंट है उसके लिए उनके नंबर के साथ उसको कॉल आउट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ स्टार्टिंग में मिस कर दी थी कि अब डेफिनेटली आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाओगे। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने होते हैं वो आप लोगों की सीवी, जिसके ऊपर एप्लीकेंट आईडी भी मेंशन होगी, फिर एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और लास्ट में जो है वो एक जिस इनविटेशन से आप लोगों को कॉल किया जा रहा है वो इनविटेशन की कॉपी भी आप साथ लेके जाएंगे। ये तमाम चीज़ें याद से साथ ले जानी इस वजह से ज़रूरी है कि डेफिनेटली वहाँ पे जाके जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और दूसरा ये कि जब वो आप लोग वहाँ पहुँचेंगे तो वो आपको नाम और नंबर्स जो हैं वो अलॉट कर देंगे, ताकि जब वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स पास होंगे उनको कॉल आउट करने के लिए उन नंबर्स और नेम्स को कॉल आउट किया जाएगा। तो ये इंग्लिश टेस्ट में जो लोग पास होंगे वो लोग उनको फर्दर जो टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा, और जो कि है हाइट रीच टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली जो है वो एक हाइट को मेजर करने के लिए होता है, क्योंकि डेफिनेटली जो एयरप्लेन्स हैं उनके अंदर जो है वो मुसाफिरों की सहूलत के लिए सामान कभी रखना भी पड़ता है, कभी उतारना भी पड़ता है, तो वहाँ पे रेलिवेंट हाइट को रीच करने के लिए आपको वो टेस्ट पास करना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली टेस्ट जो है वो आप लोगों को दीवार के साथ एक कोई भी एक निशानी या कह लें कोई भी एक लगा के तो आप लोगों को उसको टच करने के लिए बोला जाएगा, और जो लोग उसको टच कर लेंगे वो नेक्स्ट राउंड क्वालिफाई कर लेंगे, और जो नहीं टच कर पाएंगे वो लोग डेफिनेटली वो जो है वो फेल हो जाएंगे, और उनको अगेन बिल्डिंग छोड़ने के लिए बोल दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो लोग क्वालिफाई करते जाएंगे और जो लोग एलिमिनेट होते जाएंगे, उसके बाद जो कंपटीशन है वो कम होता जाएगा, और आप लोग सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आगे राउंड्स के लिए जाते जाएंगे। तो जो लोग इस रीच टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उनको नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो बुलाया जाएगा, और दैट इज़ स्कार डिक्लेरेशन। स्कार डिक्लेरेशन आम अल्फाजों में उसको ये कह सकते हैं कि जो है आपके चेहरे के ऊपर अगर कोई निशान या किसी किस्म का कोई चोट का निशान अवेलेबल है, मौजूद है, तो आप उसको डिक्लेयर करेंगे, मतलब कि उसको बताएं, उसको जो है बताएं, ताकि आप लोगों को जो है वो उसको नोट किया जा सके। तो इसका मकसद बेसिकली जो है वो ये है कि कल को जो है वो कोई तो स्कार डिक्लेरेशन बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप लोगों को रिक्रूटर्स जो हैं वो बुलाएंगे नेक्स्ट राउंड में, जिसमें आप लोग अपने स्कार्स डिक्लेयर करेंगे। और इसका मकसद अगर आम अल्फाज में कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि स्कार डिक्लेरेशन जो है वो आप लोगों को चेहरे के ऊपर जो निशानात हैं वो अगर आप बताएंगे तो आप लोगों को एलिमिनेट कर देंगे या कुछ इस तरह होगा। बेसिकली ये डिक्लेयर करने का मकसद जो है वो ये है कि आप लोगों को खुदा न खास्ता डेफिनेटली ये एक जो है वो हादसात मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कंपनीज़ में तरह तरह के, तो जहाज़ में भी आप लोगों ने देखा हो कि जब कोई टेक्निकल ख़राबी होती है किसी वजह की वजह से अगर कोई जहाज़ जो है वो क्रैश कर जाता है, तो उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को उनको स्कार्स जो हैं वो डिक्लेयर करना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों की बॉडीज आइडेंटिफाई हो सकें। तो इसका मकसद ये है, और जो लोग इसमें डिक्लेयर कर देंगे और जो छुपाने की कोशिश करेंगे वो भी ऑब्जर्व किए जा रहे होंगे। तो आप लोगों को जो डिक्लेयर करेंगे उसके बाद आप लोगों को एक पेपर दिया जाएगा और उससे उन स्कार्स के मुतालिक उसको फिल आउट करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद जो लोग इन तमाम राउंड्स को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको क्वालिफाई करने के बाद जो है वो लास्ट स्टेप जो बचता है सक्सेसफुल करने, वो है फाइनल इंटरव्यू। कुछ जगहों पे जो है वो सेम डे पे आपका फाइनल इंटरव्यू हो जाता है, कुछ जगहों पे वो अगले दिन या उससे अगले दिन, इस तरीके से वो फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो ये आपका सेम डे पे जिस दिन आपकी असेसमेंट है उस दिन भी हो सकता है, और आप लोगों को जिस दिन अगर वो कोई भी यानी कि आप लोगों को कहें कि आपको ईमेल कर देंगे कि आपकी इंटरव्यू की डेट कब है, तो वो उस डेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है।
तो ये सारे स्टेप्स जो डेफिनेटली जो फाइनल इंटरव्यू भी जो है वो क्लियर कर लेगा। उसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो है आप लोगों को जो है वो तस्वीरें अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, और वो डेफिनेटली जो फाइनल इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे उनको ईमेल के थ्रू इनवाइट किया जाएगा कि आप लोग तस्वीरें अपनी अपलोड करें। और जो ईमेल उसके बाद जो तस्वीरें भी क्वालिफाई कर लेंगे, फिर लास्ट में एक स्टेप बचता है, दैट इज़ आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो जैसे ही क्लियर हो जाएंगी, फिर लास्ट में एक चीज़ बचती है और वो है आप लोगों को जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो पास कर चुके हैं तमाम चीज़ें, उनको कतर एयरवेज की तरफ से जो है वो डिफरेंट जो वीज़ा वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, टिकट वगैरह के लिए कॉल किया जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ सारी होगी। तो ये कतर एयरवेज का जो असेसमेंट टेस्ट है बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर बेस करेगा। और ये आप लोगों को इससे मुतालिक किसी किस्म के कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप लोग कमेंट करके इसके मुतालिक पूछ सकते हैं। और जो है वो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि आप लोगों को इसके लिए ड्रेस कोड जो है वो प्रॉपर फॉलो करना होगा। जो लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे उसको जो है वो लोग स्टार्टिंग में ही ऑब्जर्व, क्योंकि ये डेफिनेटली एक बड़ा एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होता है, तो इसके लिए आप लोगों को तमाम जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए मसला बन सकता है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, और आप लोगों को इस वीडियो के मुतालिक कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कोई सजेशंस देनी हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी जो है नई आने वाली वीडियोस के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। और अगर कोई जो है वो इस चीज़ का नहीं इस नॉलेज रखता, उसको इसका पता चल सके। तो इजाज़त दें, अपने डेली पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त दें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात आप लोगों से होगी। खुदा हाफिज़।